पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड अब बन गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों दौर के चुनाव में बंगाल में करीब 92.47% वोटिंग हुई है, जबकि केवल दूसरे फेज में 7 जिलों की 142 सीट पर 91.66% वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्वी बर्धमान में सबसे ज्यादा 93.57% वोटिंग हुई, जबकि कोलकाता दक्षिण में सबसे कम 87.52% लोगों ने वोट डाला। बंगाल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों चरण में 93.24% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 91.74% रहा। सीएम ममता बनर्जी ने दूसरे दौर की वोटिंग के बाद टीएमसी की 200 सीट पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। कहा वो चारों तरफ से अत्याचार कर रहे हैं, पीएम और गृहमंत्री खुद दखल दे रहे हैं, उनके मतदाता नहीं है, इसीलिए सेंट्रल फोर्स लगा रहे हैं। सेंट्रल फोर्स भी उनके एजेंट की तरह काम कर रही है। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि इस बार बंगाल में हिंदुओं ने खुलकर वोट किया है, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और इसका फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी 180 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की हार का भरोसा जताते हुए कहा कि वो 20,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे और 8 में से 7 वार्ड पर लीड करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल की जनता ने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। ये एक लोकतांत्रिक लड़ाई थी, ये किसी को सीएम बनाने या किसी पार्टी को हराने का चुनाव नहीं था। ये चुनाव पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनने से रोकने के लिए था। ये हिंदू बंगालियों की लड़ाई थी, ये प्रगतिशील और राष्ट्रवादी मुसलमानों की भी लड़ाई थी। सभी बंगाली एकजुट होकर चुनाव में शामिल हुए। इस बार टीएमसी का जाना तय है। बंगाल के एग्जिट पोल भले ही बीजेपी के पक्ष में इशारा कर रहे हों, लेकिन टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बंगाल में भारी वोटिंग बीजेपी के खिलाफ हुई है। एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में हारेंगे और नंदीग्राम में कड़ा मुकाबला होगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष टीएमसी को 235 से ज्यादा सीट मिलने का दावा कर रहे हैं। कुणाल घोष के मुताबिक पहले दौर के मतदान के बाद ही टीएमसी की सेंचुरी हो गई थी और अब दूसरे चरण की वोटिंग के बाद साफ है कि टीएमसी को 235 से ज्यादा सीट मिलेगी, जबकि बीजेपी को इस बार 50 सीट भी नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल की ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के खिलाफ भारी वोटिंग हुई। लोगों ने सत्ता के खिलाफ वोट किया, लेकिन ये सत्ता विरोधी वोट विपक्षी दलों में बंट गए। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम तो कहीं हुमायूं कबीर की पार्टी को लोगों ने वोट किया है। हालांकि मेरा मानना है कि विपक्ष में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के पास जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बंपर वोटिंग के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 146 से 161 सीट जीतकर सरकार बना सकती है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी को करारा झटका लग सकता है और इस बार टीएमसी 125 से 140 सीट पर सिमट सकती है, तो वहीं अन्य के खाते में 6 से 10 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक साउथ बंगाल में बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं टीएमसी को 88 से 98 सीटें मिलने का अनुमान है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी 54 सीटों पर आगे निकल सकती है। असम से बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 45.5% वोट शेयर के साथ 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 39.8% वोट शेयर के बावजूद सिर्फ 25 से 32 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार फिर से रिपीट होती दिख रही है। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके गठबंधन को 40% वोट शेयर के साथ 122 से 132 सीटें मिल सकती हैं, यानी स्पष्ट बहुमत के साथ डीएमके की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं एआईए, डीएमके और बीजेपी के गठबंधन को 37% वोट शेयर के साथ 87 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके के खाते में 10 से 12 सीटें जा सकती हैं। पिनरई विजयन केरल की सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूटीएफ को 41.7% वोट शेयर के साथ 70 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं 39.5% वोट शेयर के साथ सत्तारूढ़ एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिल सकती है। बीजेपी प्लस के खाते में 3 से 5 सीट जाती हुई दिख रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी विधानसभा का आज एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। दरअसल ये स्पेशल सेशन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से है।
लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने के विरोध में बुलाया गया है और इस दौरान सरकार निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी। महिलाओं के लिए ये बिल कितना जरूरी है, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है, तो वहीं चर्चा में भाग लेने के लिए सभी दलों की महिला सदस्यों को मौका मिल जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चांदोरकर की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। पवन खेड़ा ने असम में दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत याचिका की मांग की है। इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट खेड़ा की अर्जी खारिज कर चुका है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है। बिहार में 3 मई से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सद्भाव यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए स्पेशल रथ तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इसी रथ पर सवार होकर नीतीश कुमार ने भी लोकसभा चुनाव में रोड शो किया था। निशांत के रथ में सीसीटीवी कैमरे और गाड़ी की छत से लोगों को संबोधित करने की व्यवस्था है। निशांत कुमार इसी से 3 मई को बगाहा और 4 मई को बेतिया जाएंगे, जहां वो लोगों से डायरेक्ट संवाद करेंगे। दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। बीजेपी पार्षद प्रवेश वाही ने दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन जीत लिया है। बीजेपी के पक्ष में 156 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव से दूरी बना रखी थी। प्रवेश वाही मौजूदा मेयर राजा इकबाल सिंह को रिप्लेस करेंगे। प्रवेश वाही ने 2007 में अपना पहला चुनाव जीता था। वो 2012 और 22 में रोहिणी के पार्षद रह चुके हैं। गुजरात और उत्तराखंड के बाद अब एमपी में भी यूसीसी की तैयारी तेज हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। दिवाली से पहले प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने का मकसद है। लॉ डिपार्टमेंट की अध्यक्षता में बनी कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सभी पक्षों से बातचीत के बाद यूसीसी का खाका तैयार किया जाएगा। एमपी के धार में दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। एक तेज रफ्तार पिकअप वैन बेकाबू होकर सामने से आ रही एसयूवी से जा टकराई। हादसे में घायल 10 लोगों को धार के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप वैन में 35 यात्री सवार थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बेंगलुरु में बोरिंग एंड लेडी कर्जन हॉस्पिटल के कंपाउंड के दीवार गिरने से 2 बच्चों के साथ 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही तेज बारिश से बचने के लिए आसपास के रेहड़ी वाले दीवार के सहारे बैठे थे। तभी तेज बारिश और हवा की वजह से कंपाउंड की दीवार गिर गई। हादसे के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने घटनास्थल का दौरा किया और इस दौरान हालात की जानकारी ली और मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली के रूपनगर इलाके में बीती रात जय माता मार्केट में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये गोदाम में आग लगी थी। गोदाम में प्लास्टिक का सामान और स्पीकर रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरा गोदाम अपनी चपेट में ले लिया आग ने। और आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम और यूनिवर्सिटी की इमरजेंसी सेवाओं की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगते ही कैंपस से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। यूनिवर्सिटी में आग की चपेट में आकर करीब 9 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के दौरान कुछ लोग मामूली रूप से जख्मी भी हुए। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक आग से किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। दिल्ली के सोनिया विहार में महिला की हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल के सैंपल लिए। महिला का एक बच्चा भी है। पुलिस मर्डर को लेकर आसपास और रिश्तेदारों से बातचीत कर रही है। मुंबई के कुर्ला में हेलो ब्रिज के पास फायरिंग हुई है। गोलीबारी में एक शख्स को गोली लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर नमूने उन्होंने लिए। सड़क पर चारों तरफ खून पसरा हुआ था और अज्ञात हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। पुलिस हमले में घायल शख्स से करेगी पूछताछ। ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम टोला की आज कोर्ट में पेशी होगी। टोला को बुधवार शाम को एनसीबी दिल्ली से मुंबई लेकर पहुंची। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टोला को साउथ मुंबई स्थित एनसीबी कार्यालय ले जाया जाएगा। दरअसल एनसीबी ने मंगलवार को सलीम टोला को तुर्की से वापस लाने में सफलता हासिल की थी और उसे दिल्ली लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की जानकारी होने की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके बाद आज सरकार ने ऑटो टैक्सी वालों के लिए मराठी सिखाने का बुक कैबिनेट में लॉन्च किया। बुक में मराठी में बोलचाल के लिए आसान शब्दों को बोलने के लिए छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। मराठी सीखने के लिए ये किताब सभी रिक्शा और टैक्सी वालों को दी जाएगी।
लद्दाख के लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का भव्य स्वागत हुआ। वायुसेना के स्पेशल जहाज की मदद से अवशेषों को दिल्ली से ले लाया गया। 2 मई से 14 मई तक श्रद्धालु इसके दर्शन कर सकेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन करेंगे। मौसम में बदलाव के बावजूद हजारों भक्त रोजाना चारधाम की यात्रा कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक शुरुआती महज 10 दिनों के अंदर अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। अकेले केदारनाथ में एक हफ्ते के अंदर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में भारी भीड़ उमड़ रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और ईरान और यूक्रेन युद्ध के अलावा वाशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप से कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल मिडिल ईस्ट में फिर से सैन्य कार्रवाई का सहारा लेते हैं तो उन्हें बेहद विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने संभावित न्यूक्लियर डील के तहत ईरान के संवर्धित यूरेनियम से निपटने में अमेरिका की मदद करने की पेशकश की है। ट्रंप के मुताबिक रूस ने तीसरे देश के रूप में ईरान के 970 पाउंड सर्वाधित यूरेनियम से निपटने में मदद का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ट्रंप ने पुतिन से कहा कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करने पर ध्यान दे। इजरायल के दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। इजरायली सेना ने बुधवार को एक वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, हेडक्वार्टर्स और सैन्य इस्तेमाल वाली इमारतें जमींदोज हो गई। इजरायली सेना की वीडियो में बमबारी में कई इमारतें तबाह होती हुई दिख रही हैं। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में मौजूद इजरायली सेना की टुकड़ी पर जोरदार ड्रोन अटैक का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने सोशल मीडिया पर हमले की कुछ वीडियो भी जारी की, जिसमें एक वीडियो में तैबे गांव के पास इजरायली सेना की एक टुकड़ी पर बमबारी दिखाई जा रही है, जबकि एक और वीडियो में अल कंतारा इलाके में घायल इजरायली सैनिकों को निकालते समय ड्रोन हमले का दावा किया गया है। आईपीएल का 42वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस ने 8 मैचों में 4 में से जीत और 4 में हार का सामना किया है। जीटी अभी पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ 5वें नंबर पर है। हेड टू हेड बात करें तो गुजरात और बेंगलुरु के बीच अब तक 7 बार भिड़ंत हुई, जिसमें 3 बार गुजरात और 4 बार बेंगलुरु ने जीत हासिल की। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने धमाकेदार शुरुआत की। ड्वेन ब्रिकल्टन की 123 रन की पारी की मदद से एमआई ने 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे बड़ा टारगेट हासिल किया।